किरचॉफ्स इक्वेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। चैट में लिख करके बताइए। फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। 41 क्वेश्चन बता देते हैं और जो भी डाउट इसमें सब पूछ लो। डाउट पूछने से क्लियर होगा ये 41। अच्छा ये क्वेश्चन तो लगभग हर स्टूडेंट पूछता है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि टॉपर बच्चा भी पूछता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमेशा बेसिक याद रखा करो कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट के 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। इसके लिए सॉल्वेंट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए इसका कोई काम नहीं है, इसके और इसके बेसिस पे फाइंड आउट होगा। अब क्वेश्चन क्या है? 0.632 ग्राम फिनॉल जब तुमने डिसॉल्व किया तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू इतनी आई। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0.632 ग्राम जब डिसॉल्व किया तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आई -0.021। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आई -0.021। तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 94 होता है। फिनॉल इज C6H5OH। तो 6 कार्बन 72, 6 हाइड्रोजन 6 + 16, ऑक्सीजन का 16। तो ये तुम्हारा हो गया 78 + 16 दैट इज 94। ये फिनॉल का मोलर मास है। तो इतना ग्राम डिसॉल्व करने पर इतने एंथैल्पी में चेंज आ रहा है। तो 94 ग्राम डिसॉल्व करने पर कितना एंथैल्पी में चेंज आएगा इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताना है। इसको यहां पर लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में। -0.021 इंटू 94 अपॉन 0.632 कितना होगा? -3.123 इनफैक्ट -3.123 किलो कैलोरी। अब दूसरा वाला इधर के साथ था ये 1.569 अगर डिसॉल्व कर रहे हो 1.569 अगर डिसॉल्व कर रहे हो तो एंथैल्पी चेंज आ रहा है -0.041। तो अगर 94 ग्राम डिसॉल्व करोगे तो एंथैल्पी चेंज कितना आएगा? -0.041 डिवाइडेड बाई 1.569 मल्टीप्लाइड बाई 94। ये वाला भी सॉल्व करो। -0.041 इंटू 94 अपॉन 1.569 ये कितना एंथैल्पी चेंज दे रहा है? ठीक है जल्दी से लिखिए। -2.42 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह से। एक बच्चे ने कहा H5 लिखा है लेकिन 6 क्यों लिखा है? तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। ये 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गए। कॉमन सेंस बिना लगाए अगर सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा और कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो -3.123 किलो कैलोरी ये है और -2.42 किलो कैलोरी ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है the enthalpy change when x gram of phenol dissolves in y gram of chloroform are given below at certain temperature. Calculate the enthalpy of dilution per mole of phenol when the second solution is diluted to the concentration of first. सेकेंड से फर्स्ट में जा रहे हैं, सेकेंड से फर्स्ट में जा रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर वाला एंथैल्पी चेंज माइनस नीचे वाला एंथैल्पी चेंज, ये आंसर होगा। तो -3.123 -2.42 ये एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है, जिसका मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन में और सॉल्वेंट मिला करके दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं। तो दूसरे वाले कॉन्सेंट्रेशन में क्या एंथैल्पी का चेंज होगा 1 मोल के लिए? पहले वाले में क्या चेंज था, इसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके लिख दीजिए
-3.123 -2.42 कितना आ रहा है जल्दी से? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -0.6। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे ने भी इसका आंसर लिखा है बिल्कुल सही है। -0.67 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बच्चे भी जो कि पूरे थर्मोकेमिस्ट्री के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, यहां थोड़ा अटक जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है -0.67। और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? वरना हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सारी थ्योरी, जितना भी थ्योरी पोर्शन है कंप्लीट करेंगे आज, और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे बचा हुआ थ्योरी और डिस्कशन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, 33 भी पूछा है। चलो देखो 33। तो बता चुका हूं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन हो चुका है उसको पूछने का मतलब टाइम का वेस्टेज है इस लेवल पे, यहां पर जहां पर टाइम अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। 55 पूछा है एक बच्चे ने, 47 पूछा है, 47, 52। 47 तो इजी क्वेश्चन ही है। द हीट इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन, हीट पूछा है, एंथैल्पी जो आएगा हीट उसका ऑपोजिट आएगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू 2HCl, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH एंड ClCl इतना, द HCl बॉन्ड एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है 430 और क्लोरीन का दिया हुआ है कितना 242, 242। क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, वो केमिकल बॉन्डिंग से कोरिलेट कर सकते हो। और HCl की बॉन्ड एंथैल्पी है x मान लो तो -2x। तो किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, द हीट इवॉल्व 182 हो रहा है, तो एंथैल्पी चेंज की जगह पे -182 लिखोगे आप। तो -182 इज इक्वल टू, उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको 430, 242, 182 को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हो गया जिसने पूछा था, या जिसने नहीं भी पूछा हो, नहीं सॉल्व करा उसको क्लियर हो गया ये हीट इवॉल्व्ड। एक क्वेश्चन, एक बच्चे 32nd क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बता देता हूं मैं, वैसे बता चुका हूं। 47th क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? जल्दी से लिख करके बताइए, क्लियर है? चलिए, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, मुझे बताओ 30 से लेकर के 40 तक किसी क्वेश्चन में डाउट है? 30 से 40 तक कोई डाउट? 32, 32 पूछा एक बच्चे ने, 32 देख लीजिए। थर्टी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। किसी वीक बेस का रिएक्शन, किसी वीक एसिड या वीक बेस का रिएक्शन आपस में करने पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है दैट इज इक्वल टू, जब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का रिएक्शन करते हैं उसमें जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है प्लस x के बराबर होता है, जिसमें x होता है डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसी भी वीक एसिड का रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हो तो हीट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, इतना निकल रहा है, एंथैल्पी की मैग्नीट्यूड छोटी हो जाएगी, क्योंकि काफी एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो x की वैल्यू आ गई प्लस 43.8, और डिसोसिएशन एंथैल्पी वैसे ही प्लस में होता है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ए और डी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? जल्दी से लिख करके बताइए, 32nd क्वेश्चन जिसने पूछा था। क्लियर है? वैसे बता चुका हूं, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के सारे सवाल बताए जा चुके हैं। 37th क्वेश्चन, 37 भी सॉल्व करवा चुका हूं। जितना क्वेश्चन आप रिपीट करोगे उतना टाइम शॉर्ट होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स हो गए 1000, मतलब 1 मोल, मतलब कि 1 इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है।
और HCl का भी हो गया 1 मोल, मतलब 1 इक्विवेलेंट। दोनों के जब 1 इक्विवेलेंट है तो हीट रिलीज होगा -13.7 किलो कैलोरी, एंथैल्पी होगा, हीट इतना रिलीज होगा। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है, तो M 500 और 500, डेंसिटी 1 मान लो तो 1000, MS डेल्टा T, इसको T1 बोल रहे हैं लोग क्वेश्चन में, जिसको ये लोग क्वेश्चन में बोल रहे हैं T1, तो प्लस 13.7 इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब हाफ रिएक्शन कर रहे हैं लोग, 250 ml मिला रहे हैं, 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 500, 0.5 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है एसिड का, और बेस का भी रिएक्ट कर रहा है 0.5 इक्विवेलेंट, तो हीट भी आधी रिलीज होगी, जब रिएक्शन ही आधी हो रही है तो अब हीट इतनी रिलीज हुई। टोटल जो मास ऑफ वाटर है वो हो जाएगा 500 S, और यहाँ टेम्परेचर बोल रहे हैं T2, तो दोनों को डिवाइड कर दो तो दिख जाएगा T1 इज इक्वल टू T2। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को इसमें? जल्दी से लिख करके बताइए। 40 सेकेंड क्वेश्चन, तो 30 से लेकर के 40 तक हो गया है, अब 40 सेकेंड। करवा चुका हूं। कोई अच्छा क्वेश्चन पूछो जिसमें कोई जनरली प्रॉपर डाउट हो, जो हो चुका है उसको पूछने से क्या मतलब है, तो टाइम का वेस्टेज है। ऐसे तो कोई क्वेश्चन डिस्कस बार बार ही होता रहेगा। 50 to 49, 49 इजी है, कुछ नहीं है इसमें। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी माइनस इधर की बॉन्ड एंथैल्पी, रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू रिएक्शन की एंथैल्पी होगी। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पी होती है। 50 वाला देख लो, 50 एक अच्छा क्वेश्चन है, 51 अच्छा क्वेश्चन है, जो कि जनरली पूछते हैं बच्चे। बाकी पूछने को तो आप कोई भी क्वेश्चन बार बार भी पूछ सकते हो, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन जो बनते हैं। और 52, ये सब क्वेश्चन जनरली बच्चे पूछते हैं, जो कि प्रॉपर क्वेश्चन है। 50, क्वेश्चन ऑफ 50 देखो, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C एंड H इन मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 50 जैसा। बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो भी लिया जाएगा वो सब गैसियस स्टेट में होगा, मैंने बताया था। द एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बट ऑल शुड बी इन गैसियस फेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए डेफिनेशन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इसके बराबर है, लेकिन इसमें ये सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है, गैसियस स्टेट में दिया हुआ है। हमें तो गैसियस स्टेट में चाहिए, तो इसको हम सॉलिड से गैस बनाने में ये दिया हुआ है कितना, 718.4, इसको लिख दो। हमें सब गैसियस स्टेट में चाहिए होता है, ये लिख दिया मैंने। प्लस हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तब जाकर के 4 H के एटम्स बनेंगे, तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने में 435.4 खर्च हो रहा है, तो 2 मोल बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 435.4। मतलब अपने को ये गैसियस स्टेट में चाहिए तो है, बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है। ये सॉलिड से गैस जाने के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हो जाता है। मैंने कहा था कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको भी बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोलते हैं उसको। ये रिएक्टेंट के सारे हो गए। प्रोडक्ट में मीथेन में 4 बॉन्ड होते हैं, तो -4x कर दो, तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी सब गैसियस में चले गए, माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसके ऊपर क्वेश्चन 52, 53 सब बेस्ड है। 51 थोड़ा अलग है, 51 वाला क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे सीखने को मिलता है कि अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में आ गया तो सॉलिड से गैस जाने में जो उसकी एनर्जी खर्च होगी वो वहां पर बॉन्ड एंथैल्पी मान लिया जाएगा।
क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी के प्रॉब्लम्स लगाने के लिए एवरीथिंग शुड बी इन गैसियस फेज। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी फॉर 4 CH बॉन्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्स नहीं 4 क्यों, एक्स को मान लिया एक CH बॉन्ड की एंथैल्पी, एक्स को मान लिया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 1 CH बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है ना, तो 4x हो जाएगा। अपने को तो x मिलेगा, अपने को तो x की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 51st क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? 51st में भी डाउट? 51st क्वेश्चन देख लो। A, B, A2 and B2 are diatomic molecules. If the bond enthalpy of A2, AB and B2 are in the ratio this, the enthalpy of formation of AB, enthalpy of formation of AB, सबसे पहले रिएक्शन लिख दो। AB का 1 मोल बनेगा, AB का 1 मोल बनेगा जब A2 का हाफ खर्च होगा और B2 का हाफ खर्च होगा। जब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस बनता है अपने एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में लिए गए हैं, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। अब इसको बॉन्ड एंथैल्पी से सॉल्व करना है, तो किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखो रेशियो A2, AB और B2 का दिया हुआ है 1:1:0.5, तो इसके बॉन्ड एंथैल्पी को मान लो तुम x, इसके बॉन्ड एंथैल्पी को x मान लो, इसका भी बॉन्ड एंथैल्पी x होगा और इसका बॉन्ड एंथैल्पी 0.5x होगा। अब A2 का बॉन्ड एंथैल्पी x है, यहां पर हाफ मोल को तोड़ा जा रहा है तो x/2, और B2 की बॉन्ड एंथैल्पी है 0.5x, उसके भी हाफ मोल को तोड़ा जा रहा है, तो यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगा x/4, 0.5x का भी आधा x/4। रिएक्टेंट की सारी बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी, प्रोडक्ट की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो तुम्हारा होगा x, क्योंकि इसका पूरा 1 मोल बना है। तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी का सम माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू रिएक्शन की एंथैल्पी, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है -100, क्योंकि जो रिएक्शन लिखा हुआ है बोर्ड पे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन है। बस सॉल्व हो गया, x/2 प्लस x/4 माइनस x, ये तुम्हारा हो जाएगा x/4 माइनस x/4 इनफैक्ट इज इक्वल टू -100, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस 400। वैसे भी बॉन्ड एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम प्लस में आना चाहिए 400। इन्होंने पूछा कि इसका देखना पड़ेगा व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2x पूछा है, तो x का आंसर हो जाएगा 400। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। 53rd में कोई डाउट है? 53rd 54th में तो बता दिया था, इजी क्वेश्चन है कि ये जो साइन है ये कुछ नहीं है, इक्वल टू का साइन है ये। 55 कोई प्रॉब्लम है? 56 और 57 में साइन कैसे डिसाइड करें बच्चे ने पूछा है। 55 में डाउट है एक दो बच्चों को, 55 में डाउट है। 55 बता देता हूं, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। मीथेन को तोड़ने में, मीथेन में क्या होते हैं, C और H के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं। तो अगर तुम्हें मीथेन को तोड़ना है, मतलब तुम्हें 4 मोल बॉन्ड को तोड़ना है, उसके लिए तुमने कितना एनर्जी खर्च किया, 360। तो इसका मतलब 1 मोल CH बॉन्ड को तोड़ने में कितना खर्च होगा, 360 डिवाइडेड बाई 4, 360 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 90। मतलब मीथेन के CH बॉन्ड को तोड़ने में 90 किलो जूल्स एनर्जी खर्च होगा। मीथेन के 1 मोल को ब्रेक करने में तुम्हें 360 जूल्स अगर खर्च करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मीथेन के 1 मोल को तोड़ने में, मीथेन के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में, CH के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में 90 खर्च होगा। इथेन को पूरी तरह से ब्रेक करने में 620 खर्च हो रहा है। इथेन में क्या होता है, इथेन में C और H के बीच में 6 बॉन्ड होते हैं
और सी और सी के बीच में एक बॉन्ड होता है। तो अब अंदाजा लगाओ कि सी और एच के बीच के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में अगर 90 खर्च कर रहे हो तो सी और एच के बीच में 6 बॉन्ड को तोड़ने में 540 खर्च करोगे। 9 6 54। जबकि इथेन को पूरा तोड़ने में 620 खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब बाकी ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है? ज्यादा इसलिए खर्च हो रहा है 80 किलो कैलोरी या किलो जूल्स, क्योंकि इसमें सी बॉन्ड को तोड़ने में अपने को एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो इसका आंसर 80 हो जाएगा। तो जितना कॉमन सेंस लगा करके पढ़ाई करोगे उतना वो क्लियर होगा, बैठेगा। बार बार फॉर्मूला सोचोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। मीथेन को तोड़ा हमने, उसमें कार्बन और 4 हाइड्रोजन बना दिए, मतलब 4 मोल बॉन्ड तोड़े, 360 खर्च कर दिए। मतलब 1 मोल CH बॉन्ड को तोड़ने में 90 खर्च होगा। अब इथेन को तोड़ने में 620 खर्च हुए। इथेन में CH बॉन्ड कितने बार होते हैं? इथेन में CH बॉन्ड 6 बार होते हैं। 1 बॉन्ड के लिए 90, 1 मोल बॉन्ड के लिए 90, तो 6 मोल बॉन्ड्स के लिए कितना हो जाएगा? 540। लेकिन खर्च 620 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 80 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 80। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ये क्लियर है? चलिए, ये जो हीट वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें बिगिनर बॉक्स में, मॉड्यूल में भी, उसमें भी, एक्सरसाइज में भी हो सकता है। एग्जाम में जब वो आएगा तो वो एंथैल्पी लिख करके आएगा, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर क्या लिख करके आएंगे? एंथैल्पी लिख करके आएंगे। तो आपको हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हीट और एंथैल्पी के साइन उल्टे होते हैं। ठीक है? लेकिन हीट ऑफ अ रिएक्शन को एंथैल्पी भी बोला जाता है। बाकी करेक्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो एंथैल्पी है, मतलब टेस्ट में भी आएगा तो प्रॉपर एंथैल्पी लिख करके आएगा। ठीक है? चलिए, तो हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जब बच्चे आगे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद वो इनके जो भी क्वेश्चन है डाउट में ऐप में पोस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कार्नोट इंजन। ठीक है? कार्नोट इंजन का कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी है ईटा, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 माइनस T2/T1। इससे ये तो प्रूव हो गया कि हम पूरी तरह से हीट को 100% हीट cannot be changed into work, cannot be changed into work। 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 100% हीट कैनॉट बी चेंज्ड इनटू वर्क। इसका मतलब फर्स्ट लॉ में एरर है। ठीक है? फर्स्ट लॉ में एरर है, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स का जो है सेकंड लॉ डिस्कवर किया गया, सेकंड लॉ के ऊपर काम किया गया, और एक थर्मोडायनेमिक्स में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जो भी आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल ये कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का इक्वेशन है। अब इसको हम लोग थोड़ा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। ये हमारा है सिस्टम, या सिस्टम ना लेकर के ये हमारा है सोर्स। सोर्स एक ऐसी बॉडी है जिससे कितना भी हीट ले लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम है, इससे हम वर्क करना चाहते हैं और बाकी बचे हुए हीट को हम सिंक में देना चाहते हैं। सिंक एक ऐसी बॉडी जिसको कितना भी हीट दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? हमने सोर्स से Q1 हीट लिया और सिंक को Q2 हीट ट्रांसफर किया। क्योंकि सोर्स से हमने हीट एक्सट्रैक्ट किया, मतलब सिस्टम ने सोर्स से हीट लिया, तो ये वाला हीट तो प्लस साइन के साथ होगा। लेकिन सिंक को हीट रिलीज कर दिया। जब सिस्टम हीट रिलीज करता है तो IUPAC सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसको माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। फिजिक्स में ये प्रोटोकॉल बदल सकता है, केमिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो वर्क कितना किया? वर्क इज इक्वल टू कितना हीट लिया अपन ने माइनस कितना हीट विद साइन कन्वेंशन हमने लूज कर दिया। तो अगर यहां से एफिशिएंसी देखते हैं तो यहां से एफिशिएंसी दिखाई पड़ेगा वर्क अपॉन हीट।
ये एफिशिएंसी होता है। तो यहां से एफिशिएंसी आ गया वर्क, वर्क कितना है, वर्क तुम्हारा Q1 माइनस माइनस Q2, तो यहां पर प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई Q1। ये जो भी लिखा गया है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लिखा गया है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखा गया, तो साइन कन्वेंशन की वजह से ये प्लस हो गया है। दैट इज ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। दोनों एफिशिएंसी के फॉर्मूले को इक्वेट कर देते हैं। जैसे दोनों एफिशिएंसी के फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे तो तुम्हें यहां पर दिख जाएगा, ये देखो यहां पर तुम्हें दिखेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये तुम क्या करो, T2 को यहां नीचे ले आओ, Q1 को यहां पर ऊपर ले जाओ, तो हो जाएगा माइनस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू प्लस Q2 अपॉन T2, और फाइनल लिख सकते हो Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। और यहां से थर्मोडायनेमिक्स में एक नया टर्म आता है हीट अपॉन टेम्परेचर, जिसको बोला जाता है एंट्रोपी, जिसको बोला जाता है एंट्रोपी। एक को सिस्टम का मान लो और दूसरे को सराउंडिंग का मान लो। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस पूरी तरह से रिवर्सिबल था, कार्नोट के डेरिवेशन में ग्राफ बना था, तो Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम कह सकती हो कि डेल्टा एस, एस एंट्रोपी का सिंबल है, स्टेट फंक्शन डेल्टा लगाया जा रहा है, इसलिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इससे थर्मो में एक नया टर्म आ गया एंट्रोपी, स्टेट फंक्शन है तो इसको एंट्रोपी चेंज बोला जाएगा, एंट्रोपी चेंज, और इसका सिंबल होगा डेल्टा एस या डीएस, स्मॉल एंट्रोपी चेंज कह सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होगा डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर और यूनिट हो जाएगा जूल्स पर केल्विन। जिस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता है, जिस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता है, डी क्यू रिवर्सिबल 0 होता है, उस प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर हीट में रिलीज नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग को चैप्टर में आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, और वो चीज क्या है, एंट्रोपी के बारे में समझना है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं, और एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। मतलब जब घर में रहोगे तो खुद से रिपीट करना पड़ेगा, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, नहीं, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। रिवर्सिबल वर्ड बोलना पड़ेगा वरना वो तुम स्टेटमेंट वाइज गलत हो जाओगे। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। डी क्यू रिवर्सिबल क्यों बोलना पड़ेगा, वो थोड़े आधे घंटे 40 मिनट की मैच्योरिटी के बाद अभी फील आ जाएगा तुमको। तो डीएस, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, और इसका यूनिट है जूल्स पर केल्विन। तो इस तरह से हम लोगों ने एक थर्मोडायनेमिक्स में नए शब्द का इजाद किया है जिसको अपन बोल रहे हैं एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज। और ऐसा कहा जाता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है उसको लॉ ऑफ एंट्रोपी बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी बोला जाता है। सेकंड लॉ के स्टेटमेंट तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, फिलहाल अभी हम लोग को सबसे पहले एंट्रोपी के बारे में और सीखना है, तभी हम सेकंड लॉ पे पहुंचेंगे। सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। यहां तो कोई डाउट है किसी बच्चे को? ये जो भी लिखा गया है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यूज्ड इन केमिस्ट्री लिखा गया है, और इससे एक नया निष्कर्ष भी निकला कि अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो तो सिस्टम के एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज का जो सम होगा वो 0 होगा। फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम and entropy change of surrounding is always equal to 0. Okay, now calculation of entropy in various process, calculation of entropy
इन वेरियस प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए। अब कुछ इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा। ये तो पता है कि ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर होता है, और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से डी क्यू इज इक्वल टू वर्क, या अपने केमिस्ट्री में होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। तो जो डी क्यू होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। फिजिक्स में अलग तरीके से लिखते हैं इसको। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं तो इसका मतलब डी क्यू की जगह पे क्या रिप्लेसमेंट लिख सकते हैं, डेल्टा यू माइनस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डी टी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो डी क्यू की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एन सी वी डी टी प्लस पी डीवी। और क्योंकि रिवर्सिबल है तो गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। गैस के प्रेशर का इक्वेशन होता है एन आर टी अपॉन वी डीवी। अब देखो आगे, तो ds इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन सी वी डी टी प्लस एन आर टी डी वी अपॉन वी होल डिवाइडेड बाई टी। और एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो डिवाइड कर दिया इसको। तो जो ds का इक्वेशन हो गया क्या हो गया, एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी वी अपॉन वी। तो स्मॉल एंट्रोपी चेंज, अगर पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज पाना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा एस। डेल्टा लगाना जरूरी है क्योंकि स्टेट फंक्शन है, इसने लिख सकते डेल्टा एस, और लिमिट भी पुट कर दो। ऑल्सो पुट लिमिट्स, दैट इज टेम्परेचर T1 से T2 गए और वॉल्यूम में V1 से V2 गए, तो तुम्हारा हो गया डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन ऑफ अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट और प्लस एन आर एल एन ऑफ V2 अपॉन V1। ये एक एंट्रोपी चेंज का जनरल फॉर्मूला हो गया जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हारे काम में आ सकता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन मतलब मोल, सी वी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक है, आगे देखो, तो इसका डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन ऑफ V2 अपॉन V1। अब कुछ केसेस है, अगर तुम्हारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट dt 0, तो उस केस में ये शुरुआत में ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा यू ही 0 हो जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन ऑफ V2 अपॉन V1। अगर तुम्हारा प्रोसेस है आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क 0 होगा, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इंटीग्रेशन में आएगा नहीं। तो उस केस में डेल्टा एस का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी वी एल एन ऑफ T2 अपॉन T1। और थर्ड, अगर तुम्हारा प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो थोड़ा यहाँ पर डेरिवेशन के लेवल पे बदल जाएगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस समय के हीट को बोलते हैं एंथैल्पी। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट होता है ये, डिवाइडेड बाय टी, और एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला जो है वो एनसीपी dt होता है डिवाइडेड बाय टी। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डिराइव करने के बाद डेल्टा इसका जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा एन सी पी एल एन ऑफ T2 अपॉन T1। तो आइसोबारिक प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला ये बन जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेस में ये बन जाएगा, और कांस्टेंट मतलब कि वॉल्यूम वाले प्रोसेस में ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक याद करने की जरूरत है। एंट्रोपी का फॉर्मूला, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। थर्मो के फर्स्ट लॉ से रिप्लेस करके वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करके यहां तक पहुंचे हैं,
मतलब ये फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इसको डिराइव भी कर सकते हैं। और आइसोथर्मल में ये हट जाएगा, आइसोथर्मल में ये हट जाएगा क्योंकि वहां टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। और आइसोकोरिक में ये हट जाएगा, केवल ये टर्म रह जाएगा। और आइसोबारिक में अलग तरीके से डिराइव होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है मतलब कि आइस मेल्ट करके वाटर बन रहा है, वाटर से वेपर बन रहा है, तो उस केस में स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस केस में डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच को डिवाइड करना पड़ेगा टेम्परेचर से। अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, अगर सॉलिड से बन रहा है लिक्विड, तो उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मेल्ट करने के लिए जो एंथैल्पी है वो यहां पर पुट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर यहां पर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर यहां पर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि हम 1 मोल आइस को मेल्ट कर रहे हैं, 1 मोल आइस को मेल्ट कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंज बताओ, तो तुम कहोगे जब 1 मोल आइस मेल्ट होगा तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 336 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 273। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 336 जूल्स पर ग्राम वाटर का, मतलब आइस का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। मतलब 1 ग्राम बर्फ को पिघला करके पानी बनाने के लिए वही 273 पे रहते हुए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला तब यूज करोगे जब कोई अपना स्टेट बदलेगा। इस तरह से कोई अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है, कोई अगर लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो एंट्रोपी चेंज का जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा डेल्टा एच। वेपोराइजेशन को डिवाइड करना पड़ेगा टेम्परेचर से, टेम्परेचर को केल्विन में लेना पड़ेगा। तो स्टेट चेंज में ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, और ये जनरल फॉर्मूला है आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक में ये सब इक्वेशंस काम में आएंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? एक बच्चे ने पूछा एलएन की वैल्यू, तो बहुत कॉमन छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं बच्चे। एलएन मतलब लॉग बेस ई, इसको इसका बेस बदल सकते हो ना, तो बहुत बेसिक चीजें हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सीवी लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। ये है, ठीक है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं जिससे कि फील आ जाए। चलो ये देखो, when 1 mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously heated to twice of its initial temperature, change in entropy of gas। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 9th और 10th क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना सवाल सॉल्व करे वो फॉर्मूला अप्लाई करते कैसे करते हैं वो नहीं आएगा। तो मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 9th और 10th क्वेश्चन को अच्छी तरह से ट्राई करो। स्लाइड अभी सारे दिखा देंगे, पहले 9th और 10th क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। डेल्टा एस का फॉर्मूला चाहो तो यहां वापस से लिख देता हूं क्योंकि अभी इतना जल्दी तो याद हुआ नहीं होगा। डेल्टा एस जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू एन सीवी एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन ऑफ V2 अपॉन V1। वो बेस कभी भी बदलने की नौबत नहीं आएगी। एक बच्चे ने भी पूछा था, देखो सब एल एन के फॉर्म में आंसर है। करिए, सॉल्व करिए इसको।
9th सॉल्व किया बच्चों ने? 9th का डी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, चलो देखते हैं। 1 मोल आइडियल गैस है, कंप्रेस किया तुमने इसको इनिशियल वॉल्यूम, कंप्रेस किया हाफ वॉल्यूम तक और गर्म किया ट्वाइस तक, ठीक है। तो when 1 mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume, तो V2 के जगह पे तुम लिख सकते हो V1 by 2, V2 के जगह पे लिख सकते हो V1 upon 2, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो N R, N तो हट गया, R ln of 1 by 2 आ गया ये। और क्या किया इन्होंने, और इन्होंने टेम्परेचर को हीटेड टू ट्वाइस, डबल गर्म कर दिया, तो यहाँ पर T2 के जगह पे 2T1 आएगा, T1 से T1 कट जाएगा, इनके जगह 1 हो जाएगा, तो CV ln of 2 हो जाएगा माइनस R ln of 1 by 2, ये तो प्लस है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो CV ln 2 माइनस R ln 2, ln 2 कॉमन है, बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर होगा इसका। अब ये 10th वाला करिए, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो आएगा ही नहीं प्रॉपर तरीके से, समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगा उसका, कैसे अप्लाई करना है वो समझ में नहीं आएगा। What is the change in entropy when 2.5 moles of water is heated from 27 to 87? याद रखो कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो सराउंडिंग का प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो सराउंडिंग का जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वाटर का हीट होना एक आइसोबारिक फिनोमेना है। कैसे करेंगे इसको, वैसे भी सीपी दिया हुआ है, इससे भी जज कर सकते हो, बाकी बॉयल करना या गर्म करना, ऑल दीज आर आइसोबारिक फिनोमेना। प्रेशर कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला NCP ln of T2 by T1 होना चाहिए। बस ध्यान रखो T2 और T1 टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में लेना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। करिए सॉल्व जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन कुछ बच्चों को नहीं आया, 2-3 बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जो फॉर्मूला है फिर से कर देता हूं, तब तक बाकी 10th वाला क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है डेल्टा S इज इक्वल टू NR ln ऑफ T2 by T1 प्लस NCV, सॉरी एक मिनट, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln of T2 by T1 प्लस NR ln of V2 by V1। वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया, हाफ कर दिया, और टेम्परेचर जो है वो डबल हो गया, 2T1 कर दिया, तो T1 से T1 कट जाएगा, V1 से V1 कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो N के जगह 1 कर दिया, N के जगह भी अपन ने कर दिया 1, तो हो जाएगा CV ln of 2 प्लस R ln of 1 by 2, 2 को ऊपर ले आओगे तो -2 हो जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं 10th वाला सॉल्व करने जा रहा हूं। ऊपर वाला समझ में आ गया? 9th वाला जिसने पूछा था, लिख करके बताओ जल्दी से, जल्दी से लिख के बताओ। 9th वाला जिसने पूछा था तो क्लियर हो गया, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ वाला, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, देखो ये दिया हुआ है 4.2 जूल्स पर ग्राम, यूनिट पे देखा करो, सीपी दिया हुआ है 4.2 जूल्स पर ग्राम, और ये 2.5 मोल्स वाटर की बात हो रही है, तो जो डेल्टा एच होगा एंथैल्पी, या इसका जो फॉर्मूला होता है एन सीपी ln ऑफ T2 by T1, लगा तो देंगे, ये एन के जगह पे 2.5 भी पुट कर देंगे, लेकिन सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल के लिए कितना हीट चाहिए, ये तो 1 ग्राम के लिए दिया हुआ है, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो 4.2 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये एक्चुअल सीपी बनेगा जो यहां पर मुझे चाहिए, और बस ln ऑफ T2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे 87 प्लस 273, 360 होगा, 360,
डिवाइडेड बाई 300। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा जूल्स पर केल्विन में। कितने बच्चों का सही है? कितने बच्चों का सही है? लिख करके बताओ। करेक्ट है, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है। चलिए, यूनिट जूल्स पर केल्विन होगा। एंट्रोपी का यूनिट वैसे ही जूल्स पर केल्विन होता है। 18 से मल्टीप्लाई क्यों किया बता देता हूं। ये सीपी दिया है जूल्स पर ग्राम में, और मुझे यहां पर चाहिए होता है मोलर हीट कैपेसिटी, सीपीएम चाहिए होता है। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए कितना हीट होगा, तो 18 ग्राम के लिए 1 ग्राम के लिए इतना है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो 18 ग्राम के लिए इतना होगा। बस सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज का जनरल फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन CV ln of T2 by T1 प्लस NR ln of V2 by V1। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है DQ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। और थर्ड चीज क्या आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 होगा। अब थोड़ा एंट्रोपी का फील लेते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। बोल्ट्जमैन के थ्योरी से अगर बात करें तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा अव्यवस्थित है, इसको एंट्रोपी बोला जाता है, या कितना जल्दी अव्यवस्थित हो सकते हैं, इसको एंट्रोपी बोला जाता है। गैसियस स्टेट में तुमने जब ग्राहम्स लॉ पढ़ा है तो वहां बोला जाता है कि एक बीकर में क्लोरीन गैस है और दूसरे बीकर में हाइड्रोजन गैस है। जैसे दोनों को ट्यूब से जोड़ोगे तो क्लोरीन वाले गैस के मॉलिक्यूल्स इधर, हाइड्रोजन वाले गैस के मॉलिक्यूल्स इधर आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो वो भी एक तरह से अव्यवस्थित होना दिखा रहा है। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी अव्यवस्थित होते हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। तो एंट्रोपी का लिटरल मीनिंग होता है अव्यवस्थित, मतलब रैंडमनेस। रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। अब रैंडमनेस गैस की ज्यादा होती है, रैंडमनेस गैस की ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर एंट्रोपी में कंपेयर किया जाए तो सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होगी, लिक्विड से गैस की एंट्रोपी काफी ज्यादा होगी। इसीलिए जब सॉलिड को मेल्ट करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, तो एंट्रोपी बढ़ती है। लिक्विड को गर्म करते हैं, वेपर बनाते हैं, एंट्रोपी और बढ़ती है। अव्यवस्था, रैंडमनेस बढ़ता जाएगा। अगर किसी केमिकल प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल टूट करके और ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मतलब पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बड़े जगह में फैल रहे हैं, तो आप कहोगे एंट्रोपी बढ़ रही है। तो केमिकल रिएक्शन में, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन में चेक करना है कि कहां एंट्रोपी बढ़ेगा कहां घटेगा, तो कुछ प्रोटोकॉल है। लेफ्ट के तरफ गैस के मोल्स का सम करो, राइट के तरफ गैस के मोल्स का सम करो। अगर राइट के तरफ गैस के मोल्स का सम लेफ्ट के तरफ गैस के मोल्स के सम से अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी चेंज का आंसर लिखो पॉजिटिव। और अगर राइट के तरफ गैस के मोल्स का सम लेफ्ट के तरफ गैस के मोल्स के सम से कम है, मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से कम है, गैस के मोल्स केवल, तो लिखो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। कहीं पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब जो घुले हुए आयंस थे वापस में जुड़ करके प्रेसिपिटेट बन जा रहे हैं, जो कि आयनिक में पड़ा था, तो वहां पर एंट्रोपी चेंज का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन कहीं पर सॉल्युबिलिटी दिख रहा है, सॉल्युबिलिटी दिख रहा है मतलब तुमने जो मिलाया है वो अंदर जाकर के डिसॉल्व हो गया, एक बार डिसॉल्व होने के बाद वो अव्यवस्थित हो जाएगा, उसको हम निकाल नहीं पाएंगे, तो उसको बोलेंगे कि एंट्रोपी चेंज का जो आंसर है वो तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव। घुलने पर, डिसॉल्व होने पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है, और प्रेसिपिटेट होने पर एंट्रोपी चेंज का आंसर नेगेटिव आता है। गैस के मोल्स रिएक्शन के बाद बढ़ जाने पर एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आता है, और डिक्रीज कर जाने पर एंट्रोपी चेंज का आंसर नेगेटिव आता है। जहां भी तुम्हें लगे कि मॉलिक्यूल्स और अव्यवस्थित दिख रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज का आंसर ज्यादा, जहां व्यवस्थित डिसिप्लिन्ड दिख रहे हैं वहां पर एंट्रोपी चेंज का आंसर कम। सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो चुके होते हैं। मिक्सचर की एंट्रोपी हमेशा प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होती है, क्योंकि चीनी एक जगह पे रखा हुआ है, पानी एक जगह पे रखा हुआ है, तो अभी तो व्यवस्थित है।
लेकिन जैसे तुमने इसको घोला तो वो मिक्स हो गया। अब तुम चीनी को आसानी से बाहर निकाल नहीं सकती हो, उसको बॉयल करना पड़ेगा। तो जहां पर हम कंपोनेंट्स को आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो मिक्स हो चुके हैं, तो हम बोलते हैं कि वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। मिक्सचर की एंट्रोपी हमेशा प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होती है। ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना ये डिलीट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये पहला बोर्ड वर्क है, फर्स्ट स्लाइड है। ये सेकंड है, इसको आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे पूरा। ये थर्ड है, ये डेरिवेशन है एंट्रोपी चेंज का, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व में हेल्प करेगा। ये नेक्स्ट है। बस अब देखो, यहां देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे होता है। ये पहला क्वेश्चन देखो, ये एक्वस में था, घुले हुए थे, प्रेसिपिटेट हो गए, तो यहां पर एंट्रोपी चेंज की आंसर जो है वो नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? क्योंकि जो आयंस वाटर में डिसॉल्व थे वो प्रेसिपिटेट हो गए। यहां पर एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इधर गैस के मोल्स 2 है, इधर गैस के मोल्स 0 है। यहां पर एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट के तरफ गैस के जो मोल्स है वो 4 है और लेफ्ट के तरफ 2 है। जहां भी आपको दिखे कि रिएक्शन के दौरान पिस्टन यहां था और रिएक्शन खत्म होते होते पिस्टन यहां तक आ गया, मतलब रेंडमनेस का दायरा, जो रेंज है वो बढ़ गया, तो आप बोलोगे एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सब बच्चों को? ये अपन जानबूझ के सॉल्व कर रहे हैं इससे कि आपको क्लियरिटी बढ़े, एंट्रोपी का लिटरल मीनिंग का भी क्लियरिटी बढ़े। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज नेगेटिव एंट्रोपी चेंज? कहां पर एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है? तो पहले वाले में एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? खुद ही देख लो, गैस के मोल से कंपेयर कर लो। पहले वाले में एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव। इधर एक गैस का मोल है और इधर 3 है। यहां पर भी एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर गैस के मोल्स इधर के तरफ जो है 2 है, इधर के तरफ 0 है। लेकिन यहां पर एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर गैस का एक ही मॉलिक्यूल है और इधर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का यूज लेकर के, सीख करके, जो तुमने सीखा है, अब तुम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। Which of the following reaction is associated with most negative change in entropy? इन चारों में से किसमें एंट्रोपी चेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है? कैसे करेंगे इसको? एक बच्चे ने, कई बच्चों ने आंसर दे दिया है। देखो इधर 3 है और इधर 2 है, नेगेटिव तो है। यहां पर है ग्रेफाइट, सॉलिड है, ऑक्सीजन, यहां पर एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। गैस की मोल से देखे अगर, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ गैस के मोल्स ही नहीं है, 0 हो गए हैं, तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इससे आपको एंट्रोपी का फील आ गया कि लिटरली उसका मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड लॉ की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ये है कि एक रूम में जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमने आइस ले लिया। आइस हमारा सिस्टम का काम करेगा। आइस ले लिया है और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर इसको बदलेंगे तो ये वाला हो जाएगा 298 केल्विन और ये वाला हमारा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 केल्विन। और आइस का जो मास है वो मैंने ले लिया है 1 kg। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जिस रूम में आप बैठे हैं
उस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, 15 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उस कमरे में अगर 1 किलो आइस, 1 किलो बर्फ अगर रख दिया जाए, ठीक है, कमरा बहुत बड़ा इमेजिन करो, सराउंडिंग जो है वो सिस्टम से बहुत बड़ा होता है, बड़ा कमरा, बहुत बड़ा हॉल इमेजिन करो, तो इस बहुत बड़े हॉल में अगर 1 kg आइस रख दिया जाए, तो क्या वो आइस खुद ब खुद मेल्ट करेगा कि खुद ब खुद मेल्ट नहीं करेगा? हमें गैस लगाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, इमल्शन रॉड लगाना पड़ेगा, खुद ब खुद मेल्ट करेगा? मतलब प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा कि हमें करवाना पड़ेगा, वर्क डन एक्सटर्नली करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? इट विल बी डन इन इट्स ओन और वर्क हैज टू बी डन? हो जाएगा, खुद हो जाएगा। कई बच्चों ने लिखा है, बिल्कुल सही है, खुद हो जाएगा। 1 किलो बर्फ जिस कमरे में रखा हुआ है, उस कमरे का टेम्परेचर उससे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है। हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में फ्लो करता है, तो कमरे से हीट बर्फ की तरफ चला जाएगा, बर्फ मेल्ट कर जाएगा। मैटर ये नहीं करता कि 1 घंटे में मेल्ट करे चाहे 5 घंटे में करे, मेल्ट जरूर कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के सराउंडिंग में 1 kg आइस का मेल्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। जो प्रोसेस फीजिबल हो, खुद ब खुद हो जाए, उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस या फीजिबल प्रोसेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालते हैं। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग और यूनिवर्स होता है, तो तीनों के आगे डेल्टा एस लगा दो, तो सिस्टम के एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज होगी। इसका मतलब एक चीज पहले तुम पढ़ चुके हो, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर कर रहे हो तो यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर 0 आएगा, क्योंकि अभी दिखा चुका हूं कि सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज को ऐड करने पर 0 आ रहा था, जो कि यूनिवर्स का था एक्चुअली में, ठीक है। हम लोग बर्फ का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं, बर्फ पिघलेगा और मैंने कहा सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हो जाएगी +336,000 डिवाइडेड बाई 273 प्लस। क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये 336 कहां से आया? आइस का लेटेंट हीट 336 जूल्स पर ग्राम होता है, फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं, और 3 0 लगा दिया क्योंकि 1 किलो बर्फ था, और 273 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 273 पे रहता हुआ सारा बर्फ पिघलेगा। अब ये हीट हट रहा है सराउंडिंग से, रिमूव हो रहा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट नेगेटिव होगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सराउंडिंग कर दो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हीट नेगेटिव होगा। सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ा है, तो ये सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ गई, और दोनों एंट्रोपी चेंज को ऐड कर दो तो फाइनल आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो नेगेटिव नंबर छोटा होने की वजह से टोटल आंसर पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जब 1 किलो बर्फ पिघलेगा, मेल्ट करेगा, तो उसमें यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा। 1 किलो बर्फ खुद ब खुद मेल्ट किया, मतलब स्पॉन्टेनियस था, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आया। अभी और इसका फील लेने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक कमरे का टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर 298 केल्विन है, टेम्परेचर ऑफ रूम, और इसके अंदर मैंने स्टीम इंट्रोड्यूस किया है, स्टीम इंट्रोड्यूस किया है मैंने रूम के अंदर, जो है स्टीम इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टीम अगर इस कमरे के अंदर एंटर करता है तो क्या वो स्टीम के फॉर्म में घूमता रहेगा कि कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा? मतलब तुम जिस कमरे में बैठे हो, बहुत बड़ा हॉल है, उस कमरे में अगर स्टीम आ जाता है कहीं से, वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस वाला, तो स्टीम के फॉर्म में ही कमरे में घूमता रहेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, कंडेंस कर जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। इट विल अंडरगो कंडेंसेशन और इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। कंडेंस, बिल्कुल सही है। कई बच्चों ने, इनफैक्ट सभी बच्चों ने लिखा है कंडेंस जरूर करेगा, क्योंकि हीट की प्रॉपर्टी है ना कि वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है।
तो स्टीम गर्म है, कमरा ठंडा है, हीट चला जाएगा, कंडेंस हो जाएगा वो। तो फिर से एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। डेल्टा एस मतलब पहली बात तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम in a room at 25 degrees Celsius will always be spontaneous. Will always be spontaneous. अपने आप कंडेंस करेगा, कुछ हमें मदद नहीं करनी पड़ेगी। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकालता हूं। स्टीम हीट रिलीज करेगा तो माइनस साइन लगेगा 2268,000 क्योंकि 1 kg स्टीम लिया था, और स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो 2268 जूल्स पर ग्राम होता है। जब 1 ग्राम स्टीम कंडेंस करता है, वाटर बनता है, तो 2268 जूल्स हीट रिलीज करता है। लेकिन जब 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री पे रहते हुए 1 ग्राम स्टीम बनता है तो 2268 जूल्स हीट एब्जॉर्ब करता है। यह माइनस लगेगा, स्टीम का टेम्परेचर 373 पे रहता हुआ करेगा, सराउंडिंग को इतने हीट का फायदा होगा, तो 2268,000 पॉजिटिव, सराउंडिंग का टेम्परेचर 298, और इसको ऐड करने पर वापस से आंसर पॉजिटिव आया। तो इससे हमारा जो स्टेटमेंट है क्लियर हो गया, जो मैं लिखने जा रहा हूं। For all spontaneous process irreversible भी बोल सकते हैं, irreversible भी spontaneous होता है। For all irreversible process, for all spontaneous process, the total entropy change of the universe is positive. और यही थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। दुनिया में जब भी कोई स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उससे यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आता है। स्टीफन हॉकिंग्स की एक बुक है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसमें उन्होंने लिखा है, ये तो नहीं लिखा है, तो स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ का, उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ते 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 जब मैक्सिमा पे पहुंच गया था तब बिग बैंग हुआ था, और उससे जो है सारे प्लैनेट्स वगैरह जो भी इवोल्यूशन हुआ है वहां से हुआ है। तो पूरा एंट्रोपी के ऊपर डिपेंडेंट है। दिन प्रतिदिन लगातार यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो और बढ़ रही है, बढ़ते 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 यूनिवर्स की एंट्रोपी वापस से जब मैक्सिमा पे पहुंचेगा तो वापस से बिग बैंग हो सकता है। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में होने वाले ज्यादातर काम इररिवर्सिबल होते हैं। टाइम इज इररिवर्सिबल, एक बार जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। कंबस्शन ऑफ पेट्रोल इज इररिवर्सिबल, पेट्रोल जल करके अगर CO2 और वाटर वेपर बन गया तो उससे वापस पेट्रोल नहीं आएगा। दुनिया में होने वाले 99.9% काम जो है वो इररिवर्सिबल है। स्पॉन्टेनियस और इररिवर्सिबल दोनों को एक ही फ्रेम में रखा जाता है सेकंड लॉ पढ़ते वक्त, और इररिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर जो है ये होता है पॉजिटिव। यही थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है और यही स्टेटमेंट केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। फिजिक्स में एक दूसरा स्टेटमेंट यूज करते हैं और वो स्टेटमेंट ये है कि वर्क हैज टू बी डन, क्योंकि फर्स्ट लॉ ये नहीं कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है हीट एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हीट एक गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी में फ्लो कर सकता है। कभी भी ठंडे बॉडी, अगर आपके कमरे में दो दीवारें, एक दीवार का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरे दीवार का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री वाले से हीट निकल करके 10 डिग्री वाले में तो जा सकता है, लेकिन 10 डिग्री वाले से हीट अपने आप चल करके 30 डिग्री में नहीं जा सकता। मतलब 10 डिग्री वाला जो वॉल है वो 9 डिग्री और 30 डिग्री वाला जो वॉल है वो 31 अपने आप नहीं बनेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा।
तो फिजिक्स में ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि वर्क हैज टू बी डन टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर एंड सप्लाई इट टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, जिसके ऊपर आपका हीट पंप बेस्ड है, जिसके ऊपर एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर बेस्ड है। उधर तो अपन नहीं जाएंगे, फिजिक्स का टॉपिक है वो। फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो केमिस्ट्री में यूज होता है, जो कि एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड है, वो ये है कि वर्क हैज टू बी द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का जो आंसर आता है वो आता है पॉजिटिव। अब एक प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन एडवांस्ड में आता है, जब आएगा तो बच्चे इसमें गलती करते हैं। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है, ये देखो, ये गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भरा है, आइडियल गैस, और इसको मैंने यहां पर ब्लॉक कर दिया है। अगला रिपिड यहां लगा हुआ है और इस पूरे को एक डब्बे में रख दिया है और यहां पर है वैक्यूम। ठीक, ये मैंने हटाया यहां से रिपिड। जैसे ही मैं यहां से हटाऊंगा रिपिड, ये पिस्टन तुरंत ऊपर जाएगा, एक झटके में ऊपर जाएगा, इरिवर्सिबल हुआ। अगर ये इरिवर्सिबल हुआ तो यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आया। जबकि सिस्टम आइसोलेटेड है, कहीं उसको हीट ना मिला ना इसने हीट लूज किया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, इस स्टेटमेंट की ताकत जो फॉर्मूला उससे ज्यादा है, तो तुमने जैसे ये रिपीट हटाया, ये अचानक से यहां से यहां पहुंचा, क्योंकि अचानक से गया तो इरिवर्सिबल हुआ, और इरिवर्सिबल में यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आता है। अगर यूनिवर्स का पॉजिटिव आ रहा है, सराउंडिंग को तो ना कोई हीट का फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, तो सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज का आंसर 0 आएगा। लेकिन यूनिवर्स का पॉजिटिव आएगा तो कैसे पॉसिबल है? अगर ये पॉजिटिव है, यहां तुमको पॉजिटिव चाहिए और ये तुम्हारा 0 है, तो ना चाहते हुए इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो मैथमेटिकली जबकि इसका हीट का कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का आंसर पॉजिटिव आएगा इस केस में। एक और चीज बता दूं यहां पर, जो कि आईआईटी में बहुत बार पूछा गया है, कि वर्क डन 0 होगा, यहां पर वर्क डन यहां पर 0 होगा। क्यों 0 होगा? वर्क डन इसलिए 0 होगा क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 है, वर्क डन पी एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। और एक और चीज, इसमें वर्क डन 0 होगा, वर्क इज इक्वल टू 0, बिकॉज पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, बाहर वैक्यूम है, और केमिस्ट्री में जो वर्क होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। और क्योंकि किसी भी तरह के हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट ना तो इसके अंदर जा रहा है ना इससे बाहर जा सकता है, हीट का एक्सचेंज नहीं है, तो क्यू भी 0 है, और थर्मो के फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू भी 0 है। तो एक ही झटके में जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल भी हो गया, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल भी हो गया। तो फ्री एक्सपेंशन एक ऐसा एग्जांपल है जो एक साथ एडियाबैटिक भी होता है और आइसोथर्मल भी होता है, एडियाबैटिक एज वेल एज आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोकोरिक। आ रही बात समझ में? हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक तो हो गई, और टेम्परेचर में ये इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा फर्स्ट लॉ से, तो डेल्टा यू भी 0 होगा। तो एक ही समय पे प्रोसेस एडियाबैटिक भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल भी हो जाएगा। आइसोकोरिक के ऊपर वो कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों होते हैं फ्री एक्सपेंशन, इसको बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन, और इसमें यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का जो आंसर है वो आता है पॉजिटिव। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट है, जो कि आपसे कोई ऐसा सच पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए कि किसी भी इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज का आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। एडियाबैटिक एज वेल एज
आइसोथर्मल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो पूरा प्रॉपर क्लियर होगा, फील आएगा, मतलब क्लियर तो हो गया होगा, समझ में प्रॉपर तभी आएगा। अब क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। गलत, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। सही, बी बिल्कुल सही है। आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, बिल्कुल सही है। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है बिल्कुल। रिवर्सिबल में डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होता है, इररिवर्सिबल में पॉजिटिव होता है। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। अब मैं जो ये पीडीएफ खोला है वो इसके लिए खोला है मैंने, इन 4 क्वेश्चंस के लिए, 13, 14, 15 और 16। जनरली एडवांस्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। 1 मिनट का समय दूंगा मैं, ये आपका पूरा होमवर्क हो जाएगा। 1 से लेकर के 17 तक सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैं बताता हूं इसको सॉल्व करने का प्रोटोकॉल क्या होता है। अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में भी, पहले ही लिख के रख लो, पहले ही लिख के रख लो इस तरह से, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स, ऐसे लिख के रख लो पहले। और सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो रिवर्सिबल लिखा है कि रिवर्सिबल लिखा है। देखो रिवर्सिबल लिखा है, बाकी कुछ मत पढ़ो, बस रिवर्सिबल लिखा है ना, यहां लिखो 0। अब क्या लिखा है? एडियाबैटिक लिखा है। एडियाबैटिक मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो पहले यूनिवर्स के बारे में चिंता करो, फिर सराउंडिंग के बारे में देखो। यहां लिखो 0, क्यों 0 लिखो यहां पर? क्योंकि एडियाबैटिक में सराउंडिंग में ना तो हीट ऐड होगा ना तो हटेगा, तो मैथमेटिकली अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देती हो तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 + 0 0 हो सकता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखो, एन आइडियल गैस अंडरगोइंग, ये फिर देखो इररिवर्सिबल लिखा हुआ है, इररिवर्सिबल लिखा है तो यहां लिखो पॉजिटिव। फिर क्या लिखा है? एडियाबैटिक, तो पहले यूनिवर्स के बारे में चिंता करो, फिर सराउंडिंग के बारे में, फिर लिखा है एडियाबैटिक 0। एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग में ना तो हीट ऐड होगा ना तो हटेगा। अब ये पॉजिटिव है ना, ये 0 है, तो ये 0 तो हो नहीं सकता, तो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। 0 + 0 प्लस नहीं होता है, तो ये प्लस होगा। तो सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। सेलेक्ट इनकरेक्ट बोला है, तो सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का, सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज का आंसर 0, ये करेक्ट है। सिस्टम का 0 नहीं है, सिस्टम का होगा पॉजिटिव, तो बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब 16th वाला देखिए, एन आइडियल गैस अंडरगोइंग इररिवर्सिबल, फिर से इररिवर्सिबल लिख दिया इसने, इररिवर्सिबल लिख दिया है, तो पहले इसके बारे में चिंता करो, ये लिख दो पॉजिटिव। फिर देखो क्या लिखा है? आइसोलेटेड सिस्टम लिखा है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग से कोई इसका रिश्ता नहीं है, तो यहां पर 0 लिख दो। अब मैथ्स लगाओ, यहां पॉजिटिव है, यहां 0 है, तो यहां पर तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, वरना आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन कौन सा है? डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। डेल्टा एस सिस्टम 0, ये गलत हो गया, मतलब ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना चाहिए। ट्रिक मैंने बता दिया, इसको रफ में लिख लीजिए, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल पढ़ के यहां पर लिख दीजिए, फिर सराउंडिंग के बारे में चिंता करिए और यहां पर मैथ्स लगा करके आंसर लिख दीजिए। ठीक है, 15th वाला तुम खुद से सॉल्व करोगे, ये पूरा तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ये पूरा आपका 1 से लेकर के 17 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे होमवर्क हो जाएंगे। ये एंट्रोपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ी बहुत चीजें एंट्रोपी के बारे में और बाकी है। फिर हम लोग आगे लास्ट एक और चीज पढ़ेंगे
जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो कि और आसानी से हमें बताता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, थर्ड लॉ बता देंगे। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, बस 2 मिनट का काम है वो, तो उसका कोई यूज नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है उस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट स्लाइड जो है जीरोथ लॉ केमिस्ट्री में नहीं है, और थर्ड लॉ एक स्टेटमेंट है, उसका कोई यूज नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है। इसका फोटो खींच लीजिए लास्ट स्लाइड का, तीनों लास्ट के स्लाइड्स का, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो एक और लेक्चर लेंगे, इसका बचा हुआ डिस्कशन करेंगे, उसमें लगेगा 15 मिनट मान लो। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी मोस्टली सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ओके।